हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 को, मतलब प्रश्नावली जो 4.3 है। आज के इस वीडियो में इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें। एक एक प्रश्न आपको आसानी तरीके से समझ में आएंगे। देखिए, कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी। इसका कुछ रीज़न तो पहले था कि लाइट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो उसके वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। दूसरी बात ये हो गया कि थोड़ा सा क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया, टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना। बट मैं कोशिश करूंगा कि क्लास जो 10th की स्टडी है वो भी जो मैथ है आपका, साइंस है, उसकी भी वीडियो आए और आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। तो चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले कहा गया कि जो द्विघात समीकरण है उनके मूलों के, मतलब मूलों के प्रकृतिक हमें ज्ञात करना है, और यदि उनका अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व अगर होगा तो हम तब जाकर हमें उनको ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। इतनी बात समझ के यहाँ पे आपका समीकरण दे दिया है 3 ठो। इन्हीं का हमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और यदि है तो हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखिए, मूलों के अस्तित्व हमें कैसे ज्ञात कर पाएंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि मूलों का प्राकृतिक है या नहीं है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे विविधकर लिख दिए हैं, ठीक है ना, विविधकर। तो यहाँ पे हमने जो विविधकर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो विविधकर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 यह फॉर्मूला आपको तैयार करना है। देखिए, इसमें ये कहा गया कि b² - 4ac अधिक हो यदि 0 से, अधिक 0 से होगा, इसका मतलब कि b² - 4ac का मान यदि धनात्मक आएगा, यदि क्या आएगा, यदि b² - 4ac का मान यदि धनात्मक होगा, b² - 4ac का मान यदि धनात्मक होगा, तो उनके मूलों की जो प्रकृति यदि धनात्मक अगर हो गई तो इसका मतलब 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है ना कि यदि b² - 4ac का मान यदि धनात्मक आ गया तो आप जान जाइए कि मूलों की प्रकृति क्या है, धनात्मक है। मतलब मूलों का अस्तित्व, जो मूलों का अस्तित्व है, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। अभी हम जब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आने लगेगा। दूसरा कह रहा है कि b² - 4ac यदि 0 के बराबर हो, ठीक है ना, यदि इसको अगर सॉल्व करें या 0 आ जाए तो वहां पे 2 संपाती वास्तविक मूल होंगे। तो अगर 0 के बराबर आ गया इनका मान, तो इसका मतलब कि वो भी उनका मूलों का अस्तित्व है, इसमें भी मूलों का अस्तित्व है। और कैसा अस्तित्व है, 2 संपाती वास्तविक मूल होंगे। संपाती मतलब 2 समान प्रकार के ही वास्तविक मूल होंगे। जैसे कि अगर एक 2 है तो एक और 2 होगा, ठीक है ना, एक का मूल 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा, 2 मूल होंगे। बात समझ गए ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। तीसरा कह रहा है कि b² - 4ac का मान 0 से कम हो। 0 से कम कब होता है, जब ऋणात्मक होता है। जब क्या होता है, जब मान ऋणात्मक होता है। तो जब मान इसका ऋणात्मक होगा उस समय पर कोई भी मूल नहीं होंगे। मतलब इनके मूलों की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है, इसलिए इनके वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये हो गया जी, इतना आप बात समझ गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को एक करके सॉल्व करके दिखाते हैं, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहला हम समीकरण ले लेते हैं। चलिए पहले इस समीकरण को ही हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 2x² - 3x + 5 = 0। ये लिखा गया है ना। अब देखिए, सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम होता है कि a, b और c का मान इस समीकरण से निकालना। तो देखिए, हम अगर पूछें तो यहाँ पे a का मान क्या है, तो आप कहेंगे कि a² के पास में जो होता है, x² के पास में वो a का मान होता है।
तो ये ए का मान यहाँ पे 2 है। बी का मान अगर हम पूछें तो आप क्या कहेंगे, x के पास जो है -3 तो -3 हो जाएगा। सी के जगह पर क्या है 5 है तो 5 हमने लिख दिया। ठीक है ना, बात समझ गए। हमने तुलना किससे किया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस समीकरण से ही हमने तुलना किया है। देख रहे हैं x² है तो x² है, यहाँ पे a आगे है ना तो a का मान 2 है तो वही a का मान 2 लिया है। b के जगह पर -3 है तो -3, c के जगह पर 5 है तो 5 हमने लिया है। बात आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमें a b c का मान निकालना है। मान निकाल लिए, अब तब जाकर अब हम विविध कर लगाएंगे। अब b² - 4ac देखेंगे कितना आ रहा है, तो हम लिखेंगे तब विविध कर। अब विविध कर हम लगा देते हैं। विविध कर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसका मान अब हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, b² मतलब -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर -4, फिर से a का मान है 2 तो 2, फिर से c का मान कितना है 5 तो 5 लिख दिया। इतना हो गया जी। आगे अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं आगे जी आपको। देखिए आगे अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे, और 3 3 का 9, मतलब ये कितना आ गया, इसका मान आ गया 9। अब माइनस, तो माइनस हम लिख देंगे। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 पंच 40, तो ये हो जाएगा 40। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 40 में से 9 चला गया तो 31, -31 आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे b² - 4ac का जो मान आया वो कितना आया है, -31 आया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा b² - 4ac का मान ऋणात्मक धनात्मक आया है, ये धनात्मक मान है नहीं है, इसका मतलब ये दो भिन्न वास्तविक मूल तो होंगे नहीं। फिर से 0 आया है, इसका मान नहीं आया है, तो ये दो संपाती वास्तविक मूल भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे b² - 4ac = 0, मतलब b² - 4ac का मान 0 से भी कम होगा। 0 से कम कौन होता है, ऋणात्मक वाले ही तो होते हैं ना, तो ये ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब इनके कोई भी मूल नहीं होंगे, इनका मतलब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो हम लिख देंगे कि अतः हम क्या लिख देंगे, अतः इस समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं है, ऐसे आप लिख देंगे जी। बात आप समझ गए हैं, ये आपका क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लेते हैं +31 आया होता तो क्या होता। अरे भैया +31 आया होता मतलब धनात्मक मान आ गया होता, तो इसका मतलब कि मूलों का अस्तित्व होता। अब मूलों का अस्तित्व है तो अब हम मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए जो सिद्धाचार मेथड होता है तो उनका हम लगा देते, हमारा आ जाता। ठीक है ना। तो चलिए अब पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए जी, चलिए ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, अब फिर से हम आगे अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए दूसरा हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या है, 3x² - 4 रूट में 3x + 4 = 0, यही ना है। यहाँ से अगर हम a का मान निकालें तो वो 3 हो जाएगा, b का मान निकालें तो माइनस, देखिए माइनस हम लेंगे -4 रूट में 3 हो जाएगा, और c का मान 4 हो जाएगा। बात सही है, इतना बात आपको समझ में आ रहा है ना। सबसे पहला हमारा काम a b c का मान निकालना।
जब हम निकाल देंगे इसके बाद अब हम लगाएंगे विविधकर। अब विविधकर से हमें पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है ना। अब मूलों की प्रकृति हमें पता चल जा रहा है, पहला का क्या था, ऋणात्मक था, तो उसका अस्तित्व ही नहीं था, मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा चलिए अब समझिएगा, सबसे पहली बात तो इतना हमने कर दिया, तब हम लगाएंगे विविधकर। तो विविधकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यही ना होता है। अगर हम इस फॉर्मूले पर पुटअप करें मान तो आप समझिएगा, b का क्या है -4√3, इसका वर्ग है -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। इतना हमने लिख दिया जी। अब इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या मिलता है। देखिए पहली बात तो वर्ग, ऋणात्मक का कोई भी वर्ग होता है तो वो धनात्मक में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब कि 2 बार गुणा, 4 का गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, और ये रूट से वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये गुणा में ही तो है ना 3, मतलब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो गया, तो 16 × 3 लिख देंगे माइनस फिर से 4। अच्छा 4 × 3 = 12, अब 12 चौको 48 होता है ना, तो 48 हमने लिख दिया, और 16 32 16 3 48, तो ये 48 - 48 कितना आ जाएगा जी, 0। 48 - 48 0 आ जाएगा। अच्छा अब आप देखिए b² - 4ac का मान कितना आया है, 0 आया है। तो अगर 0 आ गया तो ये बताइए इस विविधकर की प्रकृति, देखिए 0 पहला तो धनात्मक है, दूसरा 0, अगर 0 आ गया तो हम जानते हैं कि मूलों का जो अस्तित्व है वो है, तो कैसा है, 2 संपाती वास्तविक मूल होंगे। 2 संपाती मतलब 2 एक समान ही वास्तविक मूल होंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, तब हम निकालेंगे मूल, तब हम लिखेंगे तब सिद्धाचार मेथड द्वारा, ठीक है ना। तो सिद्धाचार मेथड का फॉर्मूला होता है x² - -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। बताइए ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं? नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत है भैया, ये ना याद हो तो फॉर्मूला अभी आप तैयार कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। सिद्धाचार मेथड है, इस फॉर्मूले से ही हम निकालते हैं, इजी पड़ता है। देखिए अब x का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, b का मान, तो माइनस b का मान कितना दिया है, पहले हम माइनस देंगे, उसके बाद b का मान देख रहे हैं, तो माइनस कितना है, -4√3 है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर से प्लस माइनस, फिर से ये देखिए, अच्छा रूट में b² - 4ac, तो आपको थोड़ा सा समझता है, अभी ना b² - 4ac का मान सॉल्व किया है तो 0 आया है, इसका मतलब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो रूट में 0 लिखने से, ठीक है ना, इसको रूट को हटा देने से सिंपल वे में 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। बात आप समझ रहे हैं? अरे भैया इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही अंत में आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 आप लिख सकते हैं, मैं भी लिख दिया, ठीक है ना। नीचे आप क्या लिखेंगे 2, और a का मान क्या है भैया, a का मान है 3, तो 3 हमने लिख दिया। इतना हमने काम कर दिया। अब आप समझिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो गए तो ये क्या हो गया, ऊपर बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा x² = 4√3, और ये क्या बचा 2 × 3, यही ना बचा। अब आप थोड़ा सा सोचें तो 2 एकम में 2 और 2 दूना 4, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। तो अब इधर क्या बचा, इधर बचा है 2√3/3, यही ना बचा है। अब आप थोड़ा सा ये भी सोच सकते हैं, या तो आप आंसर यहाँ तक ही रहने दें, या तो इसको ही मूल मान ले, या इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम ये कर सकते हैं, ये 3 आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इस 3 को चाहें तो √3, इस 3 को अगर चाहें तो √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अभी पेयर बना के एक निकाल देंगे 3, वही बात है। तो इससे क्या हमें पता चला कि इससे हमें ये पता चला कि एक रूट से एक रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 2√3 आ गया। तो यहाँ पे अगर आंसर हम देखें तो 2√3 आ गया। तो ये 2√3 जो आया है ये हमारा क्या मिल गया, हमारा मूल मिल गया। तो हमने एक मूल तो ये ज्ञात हो गया ना, तो दो संपाती वास्तविक मूल होंगे, मतलब दो एक ही प्रकार के। तो पहला एक ये हो गया, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, दूसरा भी सेम टू सेम यही हो जाएगा 2√3। तो दूसरा भी यही हो जाएगा, क्योंकि दो संपाती वास्तविक मूल होंगे तो एक पता चल गया, दूसरा वही होगा। बात समझ में आ गया। तो ऐसे हम निकालते हैं, यदि धनात्मक आ गया या 0 आ गया तो उसको हम श्रेष्ठाचार मेथड से लगाकर ऐसे हम निकाल लेंगे। देखिए संपाती आया तो ऐसे निकाले हैं, धनात्मक आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब दो भिन्न वास्तविक मूल कैसे आएंगे वो भी हम आपको कराएंगे जी, निश्चिंत रहना है। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, ठीक है जी। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को, ठीक है ना। इरेज हमने कर दिया। अब देखिए तीसरा हमारा प्रश्न, यही तो समीकरण है ना, तो सिंपल हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम a का मान निकाले तो वो 2 हो जाएगा, b का मान निकाले तो -6 हो जाएगा, और c का मान निकाले तो वो 3 हो जाएगा, यही ना होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे विविध कर। तो यहाँ से अगर हम देखें विविध कर क्या होता है, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यही ना होता है। अगर लिखें तो b का मान है -6, तो -6 का वर्ग -4, a का मान है 2, c का मान है 3। तो इतना हमने लिख दिया। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, -6 गुणा हो जाएंगे। तो देखिए माइनस का वर्ग अगर हो गया तो वो प्लस हो गया, और 6 का 36, तो ये तो 36 हो जाएगा। और ये 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, ठीक है। तो ये आ गया 24। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करके देख लें तो ये कितना आ गया, 36 - 24। अब बताइए 36 में से 24 चला गया तो कितना आएगा, तो 6 और 6 12, मतलब 12 आ जाएगा। तो ये इसका मान आ गया 12। 12 क्या है भैया, 12 एक धनात्मक संख्या है ना। तो हमें पता चल गया, क्या पता चला कि जो b² - 4ac का मान धनात्मक आया है, और धनात्मक आ गया मतलब 0 से अधिक है, इसका मतलब धनात्मक है, और 0 से कम होगा तो इसका मतलब ऋणात्मक है, और 0 होगा तो दो संपाती वास्तविक मूल। तो हमें क्या पता चला, धनात्मक है, तो इसका मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो अब क्या करेंगे, श्रेष्ठाचार मेथड हम लगा देंगे जी। तो श्रेष्ठाचार मेथड का फॉर्मूला होता है x = -b + b² - 4ac/2a, यही है जी, यही ना है। अब इस फॉर्मूले पर सिंपल सी पुटअप करेंगे, देखते हैं क्या आता है जी। चलिए तो हम लिखते हैं x² माइनस, तो पहले माइनस लिख दिए, b का मान यहाँ पे कितना है, -6 है, तो -6 हमने लिख दिया, प्लस माइनस। अब देखिए सॉरी यहाँ पे एक रूट हमने लगाना भूल गया, ये रूट रहेगा यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, रूट अगर यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे समझिएगा, इसको हमने सॉल्व b² - 4ac को सॉल्व किया तो ये 12 आया है। तो इसका मतलब कि 12 b² - 4ac का सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, परंतु ऊपर रूट है तो केवल हम रूट यहाँ पे लगा देंगे।
इसका मतलब यही ना हुआ जी। आगे सॉल्व करने से अच्छा है हमने सॉल्व पहले ही किया है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 2 a का मान कितना दिया है 2 है, तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे हम इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 6 हो गया प्लस माइनस। अब 12 को हम क्या कर सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, बताइए। 2 दूना 4, 4 3 12, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये क्या है, नीचे हमने 2 दूना 4, तो ये हो गया 4। अच्छा ये क्या है, पेयर यहाँ पे बन रहा है 2 का, तो इसका मतलब इसको 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो ये 6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा बाई 4, यही होगा ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इतना हमने कर दिया, उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम चाहें तो 2 का कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए ये भी 6 है, ये 2 है, तो अगर हम 2 का इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर 2 का कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6, ये 3 और प्लस माइनस, और ये केवल 2 तो बाहर निकल गया तो √3 बचेगा, और नीचे क्या 4 है तो 4। अब ये हम क्या करेंगे, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, तो इसको अगर हम सॉल्व करके आगे लेकर चलें तो ये आ गया 3 प्लस माइनस √3 बाई 2, तो ये हमारा मान आ गया है। क्या आया जी, 3 प्लस माइनस √3 बाई 2 ये आया है। तो जब इतना आ गया तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है ना, तो सिंपल है में इसको एक को हम प्लस एक को माइनस लिख देंगे, मतलब 3 यही ना आया है जी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, क्या आया था, सॉरी यार, 3 प्लस माइनस √3 बाई 2 ये आया था। अब ये हमारा आंसर तो आ गया है, बट एक को प्लस एक को माइनस लिख देंगे तो 2 वास्तविक मूल, यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो 2 भिन्न होंगे, तो ये हम एक को लिख देंगे 3 प्लस √3 बाई 2, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 बाई 2, तो एक हमारे ये हो जाएगा। तो ये 2 हमारे वास्तविक मूल, 2 वास्तविक भिन्न मूल हो जाएंगे, जो कि आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। बात आप समझ गए ना। तो ऐसे हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आसानी तरीके से ये तीनों प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। केवल ये बातें आपको रूल याद रखना है, b² - 4ac का मान धनात्मक आता है तो हम क्या करेंगे, यदि धनात्मक आएगा तो मूलों का अस्तित्व है तो हम ये फॉर्मूला सिद्धाचार मेथड लगाकर सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा। और ये भी याद रखना है धनात्मक आएगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल आएंगे, ठीक है ना। और यदि इनका मान 0 आता है तो 2 संपाती वास्तविक मूल आएंगे, और ऋणात्मक आ गया तो इसका मतलब उसका मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। मैं आशा करता हूं बात आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आगे हम बढ़ेंगे जी। ठीक, चलिए, तो अभी तक हमने ये तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, तो अब हम समझते हैं जी। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न, अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर वास्तविक मूल आए, मतलब 2 बराबर मूल आए। अच्छा मैंने आपको कंडीशन बताया था कि क्या हमने बताया था विविधकर में कि b² - 4ac का मान यदि 0 आता है, यदि इनका मान यदि 0 आ गया तो इसका मतलब 2 संपाती वास्तविक मूल होंगे। ये हमने बताया था ना, कंडीशन बताया था कि b² - 4ac का मान यदि 0 आ गया तो 2 संपाती वास्तविक मूल होंगे। जब ऐसे आएंगे तो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अब करते हैं और आराम से हमें समझना है जी। ठीक, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमें k का मान, k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि 2 बराबर वास्तविक मूल आए। तो सबसे पहले यदि हम समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लेते हैं
समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ये हो गया। आप समझिएगा, अगर सबसे पहली बात तो हम a का मान निकालेंगे तो 2 आ गया, b का मान निकालेंगे तो यहाँ पे k है तो k आ गया, c का मान 3 आ गया। पहले तो हम इतना काम कर लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल, देख रहे हैं ना, 2 बराबर मूल होंगे ऐसा हमें ज्ञात करना है। k का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके 2 बराबर मूल होंगे। तो 2 बराबर वास्तविक मूल किसके होते हैं, b² - 4ac का मान अगर 0 आए तो सिंपल सा हम यही मान रखेंगे तो हमें 2 बराबर वास्तविक मूल अगर होंगे तो मिल जाएंगे। तो रखते हैं जी, तो हम लिखेंगे b² - 4ac = 0 कर देंगे। 0 करके देख लेते हैं तो तभी तो आएंगे ना। तो आप सॉल्व करते हैं, b का मान कितना आया है k, तो k² लिख दिया -4, a का मान है 2 और c का मान है 3 = 0, इतना कर दिया। अब देखिए ये k², 4 दूना 8, 8 तरीका 24, तो ये आ गया 24 = 0। यहाँ से अगर k² ये 24 उधर जाएगा तो ये प्लस में 24 हो जाएगा, और यदि हम यहाँ से k का मान निकालें तो रूट में 24 हो जाएगा। रूट में जैसे 24 आ गया तो अब आपको समझना है, सबसे पहली बात k का मान जैसे 24 आ गया तो इसको अगर हम रूट से तोड़ेंगे जी, ठीक है ना, इसको रूट से तोड़ देंगे। तो ये बताइए आप रूट से कैसे इसको तोड़ पाएंगे। इसका गुणनखंड हम कर देते हैं। चलिए, जैसे इतना आ गया तो अब हम क्या करेंगे, k = 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 का यदि हम इस तरीके से करें इसका गुणनखंड तो 2, 12, 2, 6, 2, 3 और 3, मतलब 2 गुणे 2 गुणे इतना हम लिख सकते हैं। तो 2, ठीक ऐसे हम लिख देते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमने ये गुणनखंड विधि द्वारा हमने ऐसे लिख दिया जी। 24 को हम ऐसे इतना लिख सकते हैं। अब हम इतना जानते हैं कि अगर 2 पेयर बन रहा है, 2 का 2 पेयर बन गया तो बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 तो पहले बाहर निकल गया। उसके बाद 2 तिया 6, 2 × 3 बचा तो 2 तिया 6, तो इसका मतलब 6 आ गया। मतलब हमें क्या पता चला कि k का जो मान आ रहा है, k का यहाँ पे जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, k का मान आ रहा है 2√6 ये आ रहा है। तो देखिए 2 संपाती वास्तविक मूल होंगे, तो 2 संपाती वास्तविक मूल, एक तो हमें मिल गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी 2√6 ही होगा। दूसरा तो 2√6 ही होगा, क्योंकि कह रहा है कि जो द्विघात समीकरण के k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उनके 2 बराबर मूल हो, मतलब 2 बराबर ही मूल होने भी चाहिए। तो 2 बराबर मूल मिल भी गए, हमें मिल गए कि नहीं मिल गए, हम इससे लगाकर हमें 2 बराबर मूल मिल गए। तो ये बात है। तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे। चलिए तो अब हम सिंपल सा अपना दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और हमारा मिल जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x -2 + 6 = 0 ये कह रहा है। अगर हम इसको गुणा कराते हैं तो अगर हम गुणा कराएंगे kx का x में तो kx² हो जाएगा, फिर से माइनस, फिर से इसमें अगर हम गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 2kx हो जाएगा, 2kx, ठीक है ना। अचर पद को पहले लिखते हैं, फिर से चर को बाद में, उसके बाद +6 = 0 ऐसे हमने लिख दिया। अब ये इतना जब हमें मिल गया, जब इतना हमें मिला ना, ऐसे हम कर लेंगे। अब देखिए, अब
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मान में आ गया है इस तरीके से समीकरण में, तो अब हमें ए का मान निकाल लेंगे, इससे बी का मान निकालेंगे, इससे सी का मान। तो बताइए ए का मान क्या है, ए का मान है यहाँ पे एक्स, एक्स ही है ना, यहाँ पे ए का मान क्या है 2x, तो सॉरी 2x नहीं माइनस 2x, और सी का मान है 6। इतना हमने लिख दिया जी। जैसे ही हमने इतना कर दिया, सिंपल सा इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, क्योंकि दो बराबर वास्तविक मूल हमें चाहिए, तो फॉर्मूला पर रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख देते हैं। बी का मान है -2k, इसका वर्ग कर देते हैं -4 इंटू ए का मान है k और सी का मान है 6 इक्वल टू 0। इतना हो गया। आप समझिएगा, माइनस का अगर वर्ग होता है तो वो प्लस हो गया, तो ये तो प्लस हो ही जाएगा, 2 दूना 4 आ गया, तो 4k स्क्वायर माइनस 6 चौको 24k हो जाएगा इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब आप समझिएगा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम 4 छक्के 24, अगर हम इसमें चाहें तो हम 4k को कॉमन कर सकते हैं। अगर हम 4k को कॉमन कर लिए तो इसमें क्या बचा, केवल k माइनस यहाँ पे 4 छक्के 24, मतलब यहाँ पे 4 माइनस 6 इक्वल टू 0 बच गया। इतना ही बचेगा जी। अब कुछ नहीं करेंगे, ये दो हमें मिल गए, तो एक को हम मान लेंगे 4k इक्वल टू 0 और एक को हम क्या ले लेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो k इक्वल टू 0 भागे 4, k इक्वल टू 0, तो k का मान यहाँ पे 0 आ गया, और इसको मान अगर निकाले तो ये इधर 6 जाएगा, तो यहाँ पे k का मान 6 आ गया। अच्छा, k का मान तो 0 आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये ही सही हो जाएगा, k का मान 6 आ गया। तो एक k का मान 6 आया, तो इसका मतलब दो बराबर मूल होंगे, तो एक और इसका एक और जो होगा वो भी 6 ही होगा, मतलब दो बराबर मूल कौन हो गए, 6 हो गए। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 0 क्यों नहीं आया, 0 को क्यों नहीं हम ले सकते हैं, ऐसा प्रश्न आना चाहिए। तो प्रश्न का आपका आंसर सिंपल सा यही है कि अगर 0 इसका ले लेते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं 0 ले लें, तो अगर मैं इसका मान 0 ले लूं तो k के जगह पर अगर हम 0 रखूंगा तो ये भी k x गुणा में है, ये सब गुणा में है यहाँ तक, तो ये टोटल 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर इसका मान 0 हो गया तो क्या यहाँ पे बचेंगे, केवल यही ना बचेगा 6 इक्वल टू 0। तो ये बताइए 6 कभी भी 0 के बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत निकल के आता है कि k का मान 0 आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, तो ये 6 हम लेकर चलते हैं। बात आपका समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ आपका प्रश्नावली 4.3 का दूसरा हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आज के लिए दोस्त इतना ही रहने देते हैं, कल हम इस प्रश्नावली के जो तीसरे हमारे प्रश्न हैं यहाँ से हम शुरू करेंगे जी, ठीक है ना। तीसरा हमारा प्रश्न है, यहाँ से शुरू करेंगे और इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो प्रश्नावली को सीक्वेंस वाइज अपनी स्टडी कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्नावली पढ़ना हो, जैसे कि मान लेते हैं आपको पढ़ना है प्रश्नावली 4.2 को या प्रश्नावली 3.4 को, कोई भी प्रश्नावली पढ़ना है तो आप लिखिए कि क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.3 ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।